बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में बात करेंगे मुल्क की मुआशी सूरत हाल के हवाले से। ये जानने की कोशिश करेंगे मुल्क के मुआशी मामलात किस संफ के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसहाक डार साहब ने निजी टेलीविजन के ऊपर गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF और मेरा मामला है, किसी और को समेत मिफ्ताइल के जो है मिफ्ता इस्माइल साहब के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जबकि उनके हवाले से कंसर्न ये रेज़ किया जा रहा था कि जो पेट्रोल की कीमत कम की गई है, लेवीज़ के हवाले से जो कंसर्न्स हैं वो IMF के भी हो सकते हैं। खैर, उसको डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह डॉलर की 200 रुपये से कम कीमत के हवाले से भी डार साहब कह चुके हैं वो किस हद तक मुमकिन है, IMF की शराइत क्या कहती हैं, IMF का वर्जन क्या है इस हवाले से, और मुमकिन तौर पर पॉसिबली फ्यूचर में क्या होगा। साथ ही साथ मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत करेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने आज भी कहा कि हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है, और साथ ही साथ इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, उसकी तैयारियाँ और ज़ैली सतह को उसके अहकामात दिए जाने के हवाले से भी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। खैर, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी। साथ ही साथ हसन खवर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। नादिया मिर्ज़ा साहबा में ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो। गुफ्तगू आगाज़ मैं आपसे डॉक्टर साहब करना चाहूँगा। फ़ारूक साहब, सर ये फरमाइएगा, अभी हमने देखा एक टग ऑफ वॉर जो है वो जारी है। मिफ्ता इस्माइल साहब और फिर इसहाक डार साहब का भी इंटरव्यू आया, उसके ऊपर उन्होंने एक रिबटल दिया। सबसे पहले तो मैं आपकी एक अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ, बीइंग एन एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी, कि क्या किसी शख्स का या किसी एक वज़ीर, जिस तरह डार साहब फरमा रहे हैं कि ये मेरा और IMF का मामला है, क्या IMF इस तरह ऑपरेट करता है या रियासत की सतह पर ऑपरेट करता है, और किस तरह स्पेशल डीलिंग जो है वो डार साहब को मिलेगी IMF की जानिब से, कुछ आप डिफाइन कर सकें सर? IMF आज इदारा है, मालियात इदारा है, वो एक सियासी इदारा भी है। फिर उसके सियासी मालिकान भी है। और मैं इशारा कर रहा हूँ कि जो एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसके पास 8,31,000 वोट हैं, वो अमेरिका का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो उनके बोर्ड पे बैठता है। जब एक हाथ खड़ा करता है तो आप समझिए कि 8,31,000 वोट खड़े हो जाते हैं एक साइड के ऊपर। तो एक तो ये IMF की अंदरूनी कुछ बात हो गई। दूसरा ये कि IMF जो है वो किसी एक शख्स से डील नहीं करता, वो वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान से डील करता है। अभी भी आप देखिए कि जो मुआहदा उसने IMF ने वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान से किया था, वो एक्चुअली 2019 का मुआहदा है, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे और इसहाक डार साहब उस वक्त वजीर खजाना नहीं थे। वो 5 साल की मुआहदा था। फिर जो वजारत खजाना थी उस वक्त की, उसकी तरफ से खिलाफ वर्जियाँ हुई उस मुआहदे की। फिर हमारा प्रोग्राम सस्पेंशन में चला गया। फिर दोबारा से उसको कोशिश की गई कि IMF का हिस्सा बने। उनकी कंप्लेंट ये आ रही थी IMF की तरफ से कि हमारे से वादे किए जाते हैं, हमारी किस्त वसूल की जाती है, और फिर वादा खिलाफी हो जाती है और प्रोग्राम जो है वो सस्पेंशन में चले जाता है। जो इसहाक साहब या इस्माइल साहब के दौरान जो जो प्रोग्राम जिस प्रोग्राम में हम वापस गए, वो निगोशिएट 2019 में ही किया गया था। तो IMF का ये कहना कि वो एक ही वजारत खजाना से कर रही है, रिगार्डलेस जो भी वजीर खजाना आए, वो मुआहदा जो किया जाता है उस पर अमल दरामद तवक्को होती है IMF की तरफ से। ठीक है, अब मेरे साथ रहे हसान साहब। सर ये फरमाइएगा, आप नॉट बीइंग पार्ट ऑफ PTI ओनली, आई नो दैट आप माशाल्लाह इकॉनमी में बड़ी ज़बरदस्त ग्रिप रखते हैं और बड़ा इस हवाले से आपने लिखा भी है। मैं सिर्फ आपकी ऑब्जर्वेशन एज एन एक्सपर्ट जानना चाहता हूँ इस हवाले से कि जिस तरह डार साहब ने भी इनिशिएटिव्स लिए, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत कम है, हम जानते हैं, लेकिन हम पे बाइंडिंग बहुत सारी, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि हम इसकी कीमत कम नहीं कर सकते, या लेवीज़ वाले मामले के अंदर हम एक हद से नीचे जो है वो नहीं जा सकते, और इस हवाले से खासे कंसर्न्स वो ऑलरेडी माजी में रेज कर चुके हैं, जैसे डॉक्टर साहब भी फरमा रहे हैं। हाउ डू यू सी दिस ऑल सिचुएशन, व्हाटएवर इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड राइट नाउ? जी मुर्तज़ा, देखिए मेरा ये ख्याल है कि डार साहब को वापस लाया गया और ऐसे पिच किया जा रहा है कि जैसे उन्होंने हैड में से खरगोश को निकाल के कोई नई ऐसी चीज ले आएंगे जो कि बाकी लोगों के जहन में नहीं है। ये बात जहन में रखने वाली है कि इस मुल्क की इस वक्त जो माशी हालत है उसमें डार साहब का बड़ा किरदार रहा है। डार साहब ने जो रुपए को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड रखा था, उससे हमारी एक्सपोर्ट्स को नाकाबिले खिलाफी नुकसान पहुंचा था, और हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो बहुत रिकॉर्ड सतह पे चला गया था, जिसकी वजह से हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा था। ये तमाम जो माशी एक्सपर्ट हैं वो इस बात से एग्री करते हैं। अच्छा, अब मिस्टर इस्माइल साहब को लाया गया,
ये भी इसी हुकूमत के एक सिलेक्टेड जो वजीर खजाना थे, अब ये आए हैं। अब हुआ ये है कि डार साहब के ऊपर एक प्रेशर था पॉपुलिस्ट पॉलिसीज करने का, लेने का, पॉपुलिस्ट एक्शन लेने का, और प्लस उनका अपना बायस भी है एंटी एक्सपोर्ट, जो कि उन्होंने आकर उस डायरेक्शन में गए हैं। लेकिन बात यह है कि फरूख साहब की बात सही है कि IMF के जो मुआहदे हैं वो एक हुकूमत के साथ है, उनका एक स्टेटेड स्टांस है। क्या आपकी हुकूमत ये अफोर्ड करती है कि आपका IMF का प्रोग्राम डीरेल हो? और मिफ्ता साहब इस बात को मंजर आम पे लाए हैं कि हुकूमत ने IMF से पूछा जरूर, पर उनको कोई जवाब नहीं मिला। तो उन्होंने IMF के प्रोग्राम से खेल के ये ब्राउनी पॉइंट स्कोर किए हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त जबकि पाकिस्तान की मईशत एक बदतरीन हालात के अंदर है, उस शख्स को लाना जिसने प्रूवन है कि पाकिस्तान की मईशत भाई के दहाने पे लेके गया, और ये वो शख्स है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में गवाही दी थी हुदैबिया पेपर मिल के केस में कि नवाज शरीफ का खानदान जो है मनी लॉन्ड्रिंग मुलविस है, उसको बुलाना मैं समझता हूँ इकोनॉमी क्या पूरे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। ये तो जाहिर है उसके बहुत सारे पॉलिटिकल पहलू हैं, मैं चाहता हूँ उस पर डिटेल में बात करें, लेकिन मैं सिर्फ टेक्निकल जाना चाह रहा हूँ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाउ वायबल दिस इज। देखिए टेक्निकल दो चीजें हैं, इस वक्त आपके इंटरेस्ट रेट हाई है, लेकिन IMF के प्रोग्राम की एक कुलीदी कंडीशन है कि स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दी जाए और मॉनेटरी पॉलिसी को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के चुंगल से आजाद किया जाए, जिस वजह से पिछले क्राइसिस आए। अब ये चाह रही है कि दोबारा उसको इस्तेमाल करें ताकि स्टेट बैंक को प्रेशराइज किया जा सके। दूसरा ये है कि हम मैनेज फ्लोट से हट के मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट पे चले गए हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो रेकलेसली इंटरवीन नहीं कर सकती करेंसी मार्केट में। तो जब ये दोनों चीजें नहीं है, या तो आप उनके ऊपर रिवर्स जाएंगे और ये IMF की फंडामेंटल कंडीशंस हैं, और फिर ये सारे काम करेंगे तो IMF का प्रोग्राम डीरेल होता है। और अगर उनके पास वाकई उनके पास कोई ऐसा खरगोश है जो वो अपने हेड से निकालना जानते हैं, तो फिर वो सबके सामने करें, वरना वो इस वक्त 22 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। और ये दोनों साबिका फाइनेंस मिनिस्टर और मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स ने मुल्क को और मुल्क की इकोनॉमी को एक तमाशा बना के रखा। ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा। नादिया मिर्जा साहिबा, जिस तरह हसन साहब भी फरमा रहे हैं कि मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर और जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके दरमियान ज़ाहिर है जो एक टग ऑफ वॉर जारी है, या जो एक नाराज़गी का इजहार भी दोनों एक दूसरे से स्टेटमेंट्स में डायरेक्टली तो नहीं कर चुके, लेकिन जो स्टेटमेंट्स दिए हैं दिस रिप्रेजेंट प्रीटी मच द सेम थिंग। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि नून लीग ने मुश्किल फ़ैसले मिफ्ता इस्माइल साहब से करवा लिए, और उसके बाद एक पॉपुलिस्ट जो स्टाइल है इसहाक डार साहब का उनको लेके और उनसे अभी मामला चला रहे हैं। बाय द एंड मेरा सवाल ये है कि इवेंचुअली तो दोनों जानिब से जवाब ये आता है कि इसका नुकसान ज़ाहिर पाकिस्तान को होगा अगर IMF नाराज़ हो जाता है। हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन मिस नादिया? देखिए कि जो सब फैसले मिफ्ता इस्माइल से कराए गए और पेट्रोलियम प्राइसेस जो नेशनल मार्केट है वहाँ पर डिक्रीज हो रही है, हमारी पेट्रोलियम प्राइसेस डिक्रीज हो रही है। प्लस ये कि मिफ्ता इस्माइल साहब एक जगह पर ये कहने पर मजबूर हो गए, जब कहीं भी इंटरव्यू देके डार साहब ने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा कि मैं जो भी फैसले करता हूँ क्या वो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म के सिग्नेचर के बगैर या बगैर, तो मिफ्ता साहब को बहन बातें समझ में तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें मिफ्ता इस्माइल साहब को इस्तेमाल किया गया और बात अपनी सुबह पे आ गई। सेकेंडली बात करें तो यही तो इशू था। अब साहब कह रहे हैं कि जिन्हें 25 साल से IMF को डील करा, तो कोई उनसे पूछे कि आप 25 साल से मुल्क को IMF के शिकंजे में जिगरे हुए, आपने 25 साल में ऐसा क्या किया और ऐसा कुछ क्यों नहीं किया कि पाकिस्तान और अवाम IMF के शिकंजे से निकल सकता, हमें ये कंट्रोल तोड़ देना पड़ता। सेकेंडली ये कि हम जो PMLN PTI की गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाती है कि जी इन्होंने IMF की शराइत को माना नहीं, शराइत को जो इनका एग्रीमेंट हुआ था उसकी वायलेशन की एंड एवरीथिंग, तो क्या इसहाक डार साहब भी यही करने जा रहे हैं? क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब ने तो वही किया जो IMF के साथ तय उनकी जो TORs तय हुए थे, एग्रीमेंट तय हुआ था। और अगर इसहाक डार साहब अपने तरीके से उनसे करेंगे तो इसहाक डार साहब को इंडिविजुअल कैपेसिटी में IMF से डील करने नहीं जा रहे। इसहाक डार साहब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, या कहें कि अवाम के मफाद में अगर PTI ने उस एग्रीमेंट की वायलेशन की थी तो फिर हमें खुल के बताएं कि क्या आप भी उस एग्रीमेंट की पाकिस्तान ने IMF से किया था, क्या आप भी उसकी वायलेशन करने जा रहे हैं? तो ये मेरा ख्याल है ठीक है।
ठीक है, बड़ी जरूर है। ठीक है, आप मेरे साथ रहे डॉक्टर साहब। सर ये फरमाइएगा कि डॉलर के हवाले से भी बहुत सारी जो है वो बातें हो रही हैं। डार साहब ने ये कहा कि डॉलर की जो असल कीमत है वो 200 रुपये से नीचे है और मैं उसको मुमकिन तौर पर ले आऊँगा। मुझे याद है आपकी मेरी मल्टीपल टॉक शोज़ में इस हवाले से बात हो चुकी कि जिस सिमेट्री के अंदर हमारी चीज़ें बढ़ रही हैं, डॉलर जो है वो किसी तरह भी रोके जाना मुमकिन नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या फार्मूला उनके पास है, क्या करेंगे कि वो डॉलर की कीमत को टेपर डाउन कर पाएंगे? आप 2 या 3 हक़ाइक़ सामने रख लेते हैं। मेरा ख्याल है कि डार साहब की जो माज़ी की कारकर्दगी है उसको ब्रीफली देख लेना भी बड़ा ज़रूरी है, जिससे आप फिर आप ये डिटरमिन कर सकते हैं कि तवक्को रखनी चाहिए या तवक्को कम होनी चाहिए। 2 या 3 2 इशारिया आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त कोई 85 से 90% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि महंगाई उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। करेक्ट। 2013 में जब डार साहब ने हल्फ उठाया था वजारत खजाना का, तो उस वक्त कोई 7.7% पे महंगाई की शरह चल रही और 2 सालों के अंदर 2015 में मुझे याद है कि वो महंगाई की शरह 2.5% रह गई, वन ऑफ द लोएस्ट जो पाकिस्तान की तारीख में थी। तो 2 साल के अंदर अंदर वजारत खजाना के वजीर डार साहब थे और इन्फ्लेशन जो है वो 7.7 से 2.5 पे चली गई। अच्छा। अगर पर कैपिटा की बात करें, जो फीकस आमदनी है, तो 2013 में जब हल्फ उठाया वजारत खजाना का डार साहब ने, उस वक्त कोई 1200 और 8 या 10 डॉलर जो थी फीकस आमदन, और 4 सालों में जब वो गए हैं 2017 में, तो वो फीकस आमदन कुछ 1630-1635 डॉलर पे पहुंच चुकी थी। कि 4 सालों में 35% इजाफा हुआ फीकस आमदन के अंदर। और अभी सितंबर की 28 तारीख को शायद उन्होंने हल्फ उठाया है दोबारा से, और आप देखिए कि 6 या 7 सेशन करेंसी के मार्केट में निकले हैं और 13 रुपए से कुछ ज्यादा रुपया जो है वो मजबूत हो गया है डॉलर के सामने। लेकिन डॉक्टर साहब एक छोटी सी चीज़ मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को थोड़ा आप आसान करके ज़रा बताएं ताकि वो समझ पाएं। इससे पहले हमारी जितनी अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि जिस सिमेट्री में हमारी इकॉनमी बढ़ रही है उसमें डॉलर का नीचे आना मुमकिन नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि डार साहब ने जो पिछला अपना टेन्योर गुजारा एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगे। ज़रा मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, स्टूडेंट हूँ इकॉनमी का। वो ये कहते हैं कि इन्होंने आर्टिफिशियली होल्ड करके रखा डॉलर की कीमत को, जिससे ज़ाहिर है उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो अशिया ज़रूरिया की कीमतों के ऊपर भी हुआ। सो ये 2 चीज़ें डार साहब के साथ जुड़ी हुई हैं। क्या वो इस मरतबा यही करने जा रहे हैं? क्योंकि नादिया साहबा भी कह रही हैं क्या वो IMF से जो है वो वही काम करने जा रहे हैं जिसका इल्ज़ाम इमरान खान साहब के ऊपर लगा रहे थे? क्योंकि इसके अलावा तो पॉसिबिलिटी हमें नज़र नहीं आती। इसमें 2 एलिमेंट है, सिर्फ एक नहीं है। एक तो है सट्टाबाजी का एलिमेंट और एक है रुपए की बुनियादी कमजोरी। अभी इस लेवल पे रुपया पहुंच गया था, उसमें साफ जाहिर है कि बैंकों के ट्रेजरी डिपार्टमेंट में भी सट्टाबाजी की गई। वो अदाद शुमार भी हमारे सामने आ गए हैं। स्टेट बैंक ने 8 बैंकों को शो कॉज नोटिस भी भेज दिए हैं और पता ये चला कि उन 8 बैंकों ने कोई 22 अरब रुपया सिर्फ 3 महीनों के अंदर एक्सचेंज से कमाया। तो वहां सट्टाबाजी हो रही। इसी तरह सट्टाबाजी जो है वो ओपन मार्केट में भी हो रही थी। अभी जो पिछले 6 या 7 सेशंस में हमने देखा कि शायद ये सट्टाबाज जो है इन पे खौफ तारी हो गया है डार साहब का, या डार साहब का तजुर्बा है कि इन लोगों को किस तरह आड़े हाथ लेना है, इन लोगों को किस तरह राह रास्त पे लाना है। वो हमें एक्चुअली प्रैक्टिकली नजर आया। सट्टाबाज जो है वो भागे हैं ओपन मार्केट के अंदर से भी, और जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट ये काम कर रहे थे उनकी भी रुखसती हुई है या उन्होंने अपना हाथ खींच लिया है, जिसके नतीजे में ये रुपया मजबूत होता हमें नजर आ रहा है। अब रह गया जो बुनियादी कमजोरी। देखिए, जो बुनियादी कमजोरी है रुपए की, वो हमारा तिजारती खसारा है कि हम एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 30-31 अरब से ऊपर नहीं कर पाते। इम्पोर्ट्स जो हैं वो 80 बिलियन पे चले जाती हैं। तो 45-50 अरब डॉलर का जो तिजारती खसारा है उसके नतीजे में ये रुपया कमजोर होता चला जाता है। तो डार साहब ने सट्टाबाजों को तो भगा दिया, जो बुनियादी कमजोरी है उसके ऊपर अभी तक किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं हुई, और उसके नतीजे में मुझे ये लग रहा है कि रुपया मजीद कमजोर होगा। जो सट्टाबाजों का जो प्रीमियम चल रहा था उसको खत्म कर दिया है डार साहब ने, लेकिन बुनियादी कमजोरी अभी दूर नहीं है।
ठीक है। हसन खावर साहब, सट्टाबाजों को जो है उन्होंने उनकी छुट्टी करा दी है डार साहब ने, और लार्जली जो मुझे समझ आता है वो ये आता है कि ये इट वाज मोर ऑफ ए गवर्नेंस इशू। आप मुझे बताइएगा कि आपकी गवर्नमेंट के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया जाता है, एक तो आपने IMF से डील तोड़ी, उसका हमें थोड़ा बता दें। दूसरा, आपने गवर्नेंस जो इकॉनमी के मामला हैं उसके अंदर उस किस्म की नहीं रखी जिस किस्म की रखनी चाहिए थी। और तीसरा ये कि बैंकिंग जो सेक्टर है उसको डार साहब के बारे में ख्याल किया जाता है, बड़ा अच्छा वो डील कर लेते हैं, एक लिमिट तक उनको रखते हैं, और आप लोगों ने जो है बहुत सारे कर्जे दिए भी और बहुत सारे बैंक्स जो है वो एक्सपैंड भी किए। आई मीन, हाउ डू यू सी दिस ऑल? नहीं, देखें, ये जो इस वक्त डॉलर की कीमत में जो इजाफा हुआ है सबसे ज्यादा, वो तो हुआ है पिछले 5 महीने के अंदर, जो कि इस वक्त जो तमाम 12 जमातों की हुकूमत है उसके अंदर ये सारी मिसमैनेजमेंट है। और मैं इस बात से तो मुतफिक हूँ कि इसके अंदर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और बैड गवर्नेंस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये आपके मुल्क का फंडामेंटल इशू नहीं है। आपके मुल्क का फंडामेंटल इशू ये है कि आपके मुल्क जो है उसमें डॉलर आते कम है और खर्च ज्यादा होते हैं। आने का जरिया आपका FDI है, रेमिटेंस है, एक्सपोर्ट है, जो कि जब डार साहब की और नून की हुकूमत गई थी तो ये मिलाकर $43 बिलियन था, और हमारी हुकूमत जब गई तो $63 बिलियन था। जब तक आप मुल्क की एक्सपोर्ट ठीक नहीं करेंगे, रेमिटेंसेस नहीं बढ़ाएंगे, आप हमेशा करंट अकाउंट डेफिसिट को हिट करेंगे और बार बार आपको IMF प्रोग्राम में जाना पड़ेगा, जो कि टफ कंडीशंस लेके आएंगे। अब बात ये है कि अगर कोई ये कहे कि जी 5, 7, 10% गवर्नेंस का रोल है, डार साहब आकर उनको कुछ कर देंगे तो चले, मैं फिर भी सोचने को तैयार हूँ कि शायद ये बात दुरुस्त होगी। ऑल्दो ये बात मानना बड़ा मुश्किल है कि खुद एक शख्स जो हुजरे में है, जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्सपर्ट है, उसकी गवर्नेंस अच्छी होगी तो फिर तो उस मुल्क का अल्लाह हाफिज है। लेकिन इस मुल्क का जो फंडामेंटल इशू है कि इस वक्त आपकी एक्सचेंज रेट रेजीम चेंज हो गई हुई है, आपके स्टेट बैंक ऑटोनोमस हो गया हुआ है, और ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से पुरानी तमाम गवर्नमेंट जो है वो पॉपुलिस्ट पॉलिसीज लेके आती थी और पाकिस्तान बार बार IMF के प्रोग्राम में जाता था। क्या ये सच नहीं है कि पाकिस्तान IMF के 22वें प्रोग्राम में गया है? आखिर पिछले 1988 से लेकर यही हुकूमतें, यही पार्टी तो हुकूमत में है, तो बार बार ऐसा कौन सी जादू की छड़ी थी जो हमें नहीं जाना पड़ता था? अगर हमने IMF के प्रोग्राम से बचना है तो हमें मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। ये मुश्किल फैसले तकलीफदेह होंगे, ये मुश्किल फैसले मिठाई के डब्बे नहीं होंगे जो आप खाएंगे और आपके लिए बड़ा अच्छा हो गया। तो अगर कोई शख्स आकर एक बात करता है विच इज टू गुड टू बी ट्रू, देन इट प्रोबब्ली इज नॉट ट्रू। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप रुपए की कीमत से खेलेंगे, आप उसको राइटली वैल्यूड करें। अगर आपके ख्याल में रुपया अंडर वैल्यूड है, आप बिल्कुल उससे प्ले करें। लेकिन अगर रुपया राइटली वैल्यूड है तो उससे अगर आप हटेंगे तो 2 नुकसान होंगे। एक ये होगा कि आपका एक्सपोर्टर नुकसान उठाएगा, और इस वक्त आपकी इंडस्ट्री बहुत बुरे हालात के अंदर है, लोग नौकरियां लूज कर रही हैं। दूसरी बात ये है कि आप IMF का एक चलता चलाता प्रोग्राम डिरेल करेंगे। जब IMF का प्रोग्राम डिरेल होगा तो आपके बाकी मल्टीलैटरल इदारे भी पीछे हट जाएंगे, आपको पैसे नहीं देंगे। फिर आप अपनी फॉरेन एक्सचेंज की कमिटमेंट्स कैसे पूरी करेंगे? तो आपके ख्याल में अगर एक शख्स बाहर से आकर नंबरों की जगलरी करना चाहता है, आप इन्फ्लेशन की फिगर देख लें। इस दफा जो आपका CPI आया है उसके अंदर ये कहा गया है कि बिजली के रेट 65% कम हो गए हैं। आप सड़क पे जाके देखिए, लोग चीखे मार रहे हैं, लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं तो नंबरों की जगलरी से। हसन साहब, आपकी बात का मैं क्रक्स ये निकाल रहा हूँ इस बात का जो आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स या टारगेट्स को अचीव करने के लिए अगर ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं तो वो इवेंचुअली पाकिस्तान को डैमेज पहुंचा रहे हैं, हो सकता है पॉलिटिकल माइलेज वो दे दें। नादिया साहिबा, मेरा सवाल आपसे बिल्कुल अवामी है, चूँकि आप जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारी हुकूमतें जाती भी देखी, आपने आती भी देखी। मुझे ये फरमाइएगा कि जिस तरह अभी मिफ्ता साहब और डार साहब के जुमले हम देख रहे हैं आपस में जिस किस्म के आ रहे हैं टेलीविज़न के ऊपर, या इनकी हुकूमत प्रीवियस गवर्नमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, प्रीवियस गवर्नमेंट इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, वट एवर इज़ हैपनिंग। लेकिन इस सब असना के अंदर जो लोग हैं, जो आटा, दाल, चीनी, दूध, दही, डब रोटी, अंडे, जो अपने घर के अशिया खुरनोश वो लाना चाहते हैं, उसमें उनको कोई रिलीफ ना मिला है माजी में, रिसेंट पास में ना भी मिल रहा है, और ना हमें लगता है कि इन फ्यूचर मिल पाएगा। लोगों की हालत इज़हार के बारे में बताइए कि वो क्या करें, कोई सजेशन भी तो होनी चाहिए ना लोगों को। नादिया साहिबा, तो कुछ भी नहीं कर सकते, तो लोगों के हाथ में क्या है? अगर लोगों के हाथ में कुछ होता, लोग कुछ कर सकते होते। इवन क्या अगर लोगों को ये राइट होता कि वो राइट टू चूज चॉइस होता कि जी वो कम से कम राइट टू वोट होता उस लेवल पर, उस फ्रीडम के साथ, तो मेरे ख्याल में लोग कुछ कर सकते हैं। अभी तो लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं है। डेफिनेटली जिस सख्त फैसलों की बात करते हैं आप तो बड़ी आसानी से कह देते हैं ना कि जिस सख्त फैसले आवाम बर्दाश्त करें, और ये भी कह देते हैं कि जी आप अपनी
हमें अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, तो पहले तो हुक्मरानों को एग्जाम्पल अपनी चेंज करके बताएं। अगर आप उनसे जब बात अपना लाइफ स्टाइल चेंज करके बताएं, अपना एक एग्जाम्पल सेट करें, एक ट्रेंड सेट करें, फिर आप आवाम को रिस्पेक्ट करें। जब उनके शाही खर्चों पे बात होती है, जब उनके अकोमोडेशन पे बात होती है, जब उनके लिविंग स्टैंडर्ड पे बात होती है, तो फिर वो आके सामने ये कह देते हैं कि जी हमने सरकारी खजाने से कुछ नहीं लिया। भाई अवाम अगर अपना स्टैंडर्ड अपग्रेड करना चाहती है, अवाम एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहती है, तो सरकारी खजाने से तो वो भी नहीं लेती। आप अपनी जेब से अगर अदा कर भी रहे तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी जेब को, कि आपकी जो जेब है वो आपको इजाजत दे रही है। तो अगर अवाम की जेब उसको इजाजत दे, फिर अवाम को भी इजाजत दे। लेकिन अवाम से ये कह दिया जाता है कि जी आपको अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना होगा, यानी अवाम को औकात में रहना होगा, लेकिन आपको शाहाना खर्चों में कोई कमी नहीं करनी होगी। तो अवाम के पास तो ऑप्शन कोई भी नहीं है। अवाम के पास मेरा ख्याल है अगर थोड़ा बहुत एक ऑप्शन आएगा, या हम कहते हैं कि अवाम के पास वो जिसको कहना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी वो आएगी, वो उसी वक्त आएगी जब आप एक फ्रेश मैंडेट के लिए अवाम के पास जाएंगे, फिर अवाम के पास ये चॉइस होगी, और फिर अवाम अगर अपनी मर्जी के मुताबिक वोट करके मैक्सिमम जो भी लेता है, इधर पीटीआई, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, हुएवर, तो उसमें फिर अवाम को भी शिकायत का कोई वो नहीं रहेगा कि जी आपके पास कोई जवाब ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक अवाम ने अपना अवाम के मैंडेट के जरिए हुकूमत नहीं आई, क्योंकि ये जो हुकूमत है ठीक है कि वो आईनी तरीके से, तो अवाम के मैंडेट से नहीं आई। जिस दिन अवाम के मैंडेट से हुकूमत आएगी, वो सब फैसले करती हुई अच्छी भी लगेगी, और उसके खिलाफ फिर अवाम कुछ बोलती भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि वो अवाम को, अच्छा पीटीआई को जो शिकायत होती है ना मुर्तजा की, जी हम पे बड़ी तनकीद होती थी। भाई आप पे तनकीद इसलिए होती थी कि आप अभी मैंडेट लेकर आए थे, आप अवाम को बहुत सुनहरे ख्वाब दिखाकर लेकर आए थे, आपने अवाम की उम्मीदें जगाई थी, आपने हाइप क्रिएट कर दी थी, और जब आप उस चीज को फुलफिल नहीं कर सके तो आप एक क्रिटिसिज्म होता था, वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म था। लेकिन इस हुकूमत पे अगर क्रिटिसिज्म होता है तो मसला ये है कि ये इस हुकूमत के पास अवामी मैंडेट नहीं है। दिस इज अ डिफरेंस। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा फ़ारूक साहब, इन नियर फ्यूचर यहाँ चलें इस गवर्नमेंट के टेन्योर में, जो कि कहते हैं 2023 तक हमारी गवर्नमेंट रहनी और चलनी है, जनरल इलेक्शन नहीं होने, आवाम को रिलीफ मिलता आपको दिखाई दे रहा है? जो असरात IMF से पैसे मिलने के बाद ग्रास रूट लेवल तक होने चाहिए वो तो खैर अभी तक नहीं हुए। आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में भी 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स हो जाएंगे, कीमतें जो है वो कम हो जाएंगी, या आपको लगता है यहाँ के स्टेटस को हो जाएगा, क्या होगा? का बैरल तेल बिक रहा था और उसके हमने देखा कि पाकिस्तानियों को मिली है। मैं नहीं समझता हूँ कि वो IMF के मशवरे के बगैर मिली है। मैं नहीं समझता हूँ इस वक्त तक जो कुछ किया गया है वो IMF के प्रोग्राम में जो एग्रीमेंट हुआ था उसकी कोई खिलाफवर्जी है। तो एक तो आलमी मार्केट में जो वो बड़ी तेजी से कम हुई है, और उसका फायदा शायद इसाक डार साहब की मिनिस्ट्री को पहुंचेगा, और वो उसके में शायद कुछ उसका फायदा। दूसरी जो बड़ी क्या आलमी मंडी में तब्दीली आई है वो खाने पकाने तेल के हवाले से आई। खासतौर पे जो मलेशिया का जो पाम ऑयल था, जो हम 3-3.5 अरब डॉलर का सालाना खरीदते हैं, वो कोई कुछ महीने पहले 7,000 रिंगट की जो कीमत थी वो 2,500-3,000 रिंगट पे पहुंची है, समझे आधी हो गई। तो ये दो चीजें हैं जो आलमी मार्केट में जिनकी कीमत कम हुई है, इसका फायदा शायद जो है वो वजारत खजाना जो है वो उठा पाई। दूसरी तरफ ये है कि जो आलमी जो ग्लोबल सिचुएशन है, एनवायरनमेंट है, वो बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट। अब देखिए कि महंगाई जो है वो अफ्रीका में उसने कोई 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। बरतानिया के अंदर कोई 42 साल का रिकॉर्ड टूटा है। जर्मनी के अंदर दूसरी जंग अजीम के बाद इतनी बुलंद सतह पे महंगाई जो है पहुंच गई। जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उसमें इतनी ज्यादा तेजी आई है, इतनी जल्दी से तेजी आई है। खासतौर पे अमेरिका में आप देखें पिछले चंद हफ्तों में जो 0.8% पे उनका इंटरेस्ट रेट था वो 3.5-4% पे पहुंच गया। तो जो तरजीहात का जिक्र किया गया है डार साहब की तरफ, बड़ा वाज़ेह उन्होंने 3 तरजीहात हमें बताई। उनकी पहली तरजीह उन्होंने कहा है कि वो रुपए की वैल्यू को स्ट्रेंथन करेंगे, मजबूत करेंगे डॉलर। उनकी दूसरी तरजीह है महंगाई को नीचे लाना,
और तीसरी तरजीह है शरह सूद को नीचे लाना। तो मैं समझता हूँ कि डॉलर के हवाले से तो जो कुछ ट्रिम ऑफ किया जा सकता था, जो स्पेकुलेटर्स को, सट्टाबाजों को भगाया जा सकता था, वो काम तो इसाक डार साहब ने कर दिखाया। अब क्या जो बुनियादी कमजोरी है जो करंट अकाउंट के हवाले से या तजारती खसारे के हवाले से, उसमें कोई तब्दीली आएगी या नहीं आएगी? महंगाई 2-3 चीजों में तो मैं समझता हूँ कि आलमी मंडियां जो हैं वो इसाक डार साहब की फेवर में जा रही हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट जो है अगर पाकिस्तान में कोशिश की जाती है कि उसको कम किया जाए, तो वो आप समझिए कि जो आलमी मईशत है, आलमी इकोनॉमीज हैं, उस लहर के खिलाफ होगा। यानी कि हम ये कोशिश कर रहे होंगे कि हम इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आए, दुनिया में बढ़ रहा। ठीक है, ठीक है। हसन खावर साहब, सर एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है और वो कंसर्न अभी नादिया साहिबा ने भी जो है रेस किया है, वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। और आम शख्स ये जानना चाहता है कि वो आपकी हुकूमत जो भी रिसेंट पास में थी या मौजूदा हुकूमत हो या उससे पिछली हुकूमतें हो, अपने खर्चे कम नहीं किए जाते। जो लाइफस्टाइल हमारे ब्यूरोक्रेसी का है, 100 कनाल का सर घर है, कमिश्नर सरगोदा का 100 कनाल का घर है, 30 मुलाजिम उनके घर को चलाते हैं। आई मीन द लिस्ट गोज़ ऑन। हमारे सरकारी अफसरान के घर, उनको मिलने वाली SUV या 4 व्हील गाड़ियाँ और उनके साथ साथ उनको मिलने वाली मुराद, आई मीन एक पूरा निज़ाम यूँ चलता है जिस तरह हमको बहुत खुशहाल मुल्क हों, जबकि हमारी इकॉनमी इज़ इन शैम्बल्स। आई मीन why it is not only about you, it is about everyone, why we all fail to cut that down? अच्छा देखिए, मैं बिल्कुल नादिया की बात से एग्री करता हूँ कि अगर हमने अपने मुल्क के हालात बेहतर करनी है डोमेस्टिकली, एक तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्वेश्चन है जिसपे हम बात कर चुके हैं, तो हमें ना सिर्फ अपना रेवेन्यू बढ़ाना है बल्कि हमें अपने खर्चे कम करने हैं। और ये बात आपकी ठीक है कि सरकार के खर्चे ऐसे खर्च लगता है कि लगता ही नहीं है कि किसी ये थर्ड वर्ल्ड के हम लोग शहरी हैं। करेक्ट। अच्छा देखिए, बात ये है कि उसके लिए ये जो सफर है ये लंबा है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। अगर आप याद करें तो हमारी हुकूमत जो थी वो पहली हुकूमत थी जिन्होंने इस चीज के ऊपर नजर डाली। आप आज भी इमरान खान के फॉरेन टूर्स का खर्चा निकाल के देख लें और इनकी तमाम जो पिछले, चाहे वो पीपल्स पार्टी का वजीर आजम हो या नून लीग का, उनके खर्चे निकाल के देख लें, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। ये शो करता है कि आवर हार्ट इज एट द राइट प्लेस। ये बिल्कुल इनकी बात सही है, ये ओवरनाइट काम नहीं हो सकते। लेकिन सर उसमें देखिए मेरे सुने, उसमें बहुत सारे सर उसमें बहुत सारे टॉल क्लेम्स भी किए गए थे। गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना देंगे, बहुत सारे प्रोटोकॉल जो है वो ख़त्म कर देंगे। जब इमरान खान साहब आए तो उसके बाद कुछ फुटेजेस ऐसे आने लग गए जी, इमरान खान साहब जो है वो 2-3 गाड़ियों के स्क्वाड में जाने लग गए, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गया, ज़ाइल हो गया। आई मीन गवर्नर हाउस भी वहीं पे है, खर्चे भी वहीं पे हैं, मतलब उसमें कोई वाज़े कमी नहीं आई। सेरेमोनियल हमने देखा कुछ चीज़ें हुई, लेकिन प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में कम नजर आई। अब जो आप कह रहे हैं खर्चे बैरून मुल्क के, वज़ीर आज़म अभी गए, उन पर इल्ज़ाम लगा कि जी आप ऐसी जगह पर ठहरे थे जिसका रेंट ही बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने कहा जी मैंने तमाम का तमाम अपनी पॉकेट से पे किया था। आई मीन फिर तो एक रिबटल भी आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल जो स्टेप्स हैं वो आपकी हुकूमत में भी सर वो नज़र नहीं आए जो आने चाहिए थे। शहबाज शरीफ की पॉकेट में पैसे आते कहाँ से? क्या कौम ने देख लिया? पॉकेट से आए, पॉकेट से बाहर से आए, वो भी अवाम का पैसा, पॉकेट के अंदर भी अवाम का पैसा, पॉकेट के बाहर भी अवाम का पैसा है। ये पैसे मेरे और आपने अपने टैक्स के पैसे से देंगे, उनमें इतना घर से कोई पैसा नहीं लगाना, ट्रस्ट नहीं। ये बात आप वाजे कर लें। दूसरी बात ये है कि मैं आपकी बात से मुतफिक हूँ कि क्या हमने जो किया उसको मज़ीद कुछ करने की जरूरत है। ये तो बहुत लंबा सफर है। हमने अपनी पेंशन लायबिलिटीज को एड्रेस करना है, हमने अपनी स्टेट और एंटरप्राइजेस जो वाइट एलिफेंट बन चुके हैं उनके खर्चे हमने कम करने हैं। हमारी हुकूमत का जो हुजूम है तो पब्लिक सेक्टर का वो बहुत बढ़ चुका हुआ है, उसको पैट्रोनेज के लिए पिछले कई साल यूज किया जाता रहा है, उस ट्रेंड को रिवर्स करने की जरूरत है। इस बात में बिल्कुल, और हमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारा करंट साइड एक्सपेंडिचर है उसको स्विच करके हमें डेवलपमेंट साइड से लेके आना। ये डायरेक्शनल चीजें बिल्कुल आपकी सही है, लेकिन क्या ये काम तब होंगे जब मुल्क में चोरों की हुकूमत होगी, जिनका पूरा फोकस अपने आप को NRO देने पे होगा, जिनका पूरा फोकस अपने केस खत्म कराने पे होगा, नैब कवानीन की तरह नींद पे होगा। आप पिछले 5 महीने में देखिए तो सही किस मुल्क के साथ हो क्या रहा है, और उसके बाद जो फैसले आ रही है, क्या ये बात वाजे नहीं हो गई कि इस वक्त हम किस डायरेक्शन में चल रहे हैं? इस वक्त तो सारा का सारा जो है वो है कि पर्सनल इकोनॉमी ऊपर जाए, मुल्क की इकोनॉमी जहाँ भी जाती है जाए, ये पूरी हुकूमत उस प्रिंसिपल पे चल रही है। ठीक है नादिया मिर्ज़ा साहिबा, मुल्क में एक तब्दीली की फ़िज़ा या एक हवा जो है वो चल पड़ी है, और ये तब्दीली वो वाली नहीं है जो खान साहब कहते थे, ये और तब्दीली है जिस तब्दीली में हमने मरियम साहिबा के जो केसेस हैं उनको भी हमने उन फैसले होते देखे उनके हक़ में, उनको आज पासपोर्ट बाज़ाब्ता तौर पे मिल भी गया है।
डार साहब की भी वापसी हो गई है, नवाज शरीफ साहब जो आ रहे हैं, इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब को इस्तिस्ना जो है वो कॉन्टीन्यूसली मिल गया कि जी उनको पेश होने की ज़रूरत नहीं, उनका रिप्रेजेंटेटिव आ जाए। आई मीन देयर इज़ अ विंड ऑफ चेंज, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इज़ दिस? और इसी में खान साहब अपना लॉन्ग मार्च का भी शोर कर रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या हो रहा है, और इस तब्दीली का आवाम को क्यों नहीं पता लग पा रहा? You are absolutely right. This is a wind of change, but this is not a new change. देखिए हमारा जो पाकिस्तान है ना वो पिछले 75 साल से फ्रॉम लास्ट 75 years वो एक साइकिल में चल रहा है। मतलब कोई आता है, फिर कोई जाता है, फिर किसी को भेजा जाता है, फिर किसी को वापस बुलाता है, खुद से चला जाता है, फिर वो खुद से आ जाता है। तो ये या वो भेजा जबरदस्ती भेजा जाता है, फिर वो बुलाने पे आ जाता है। तो ये वो एक साइकिल है जो कोई चेंज नहीं कह सकते। ये हम हर 10 साल बाद, कभी 7 साल बाद, कभी 8 साल बाद, कभी 5 साल बाद अपनी साइकिल देखते हैं। और ये दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। बीबी के जमाने से लेकर खुद साता जिला वतनी होती है, कभी डील्स के तहत जाया जाता है, हालात बेहतर हो जाते हैं तो वापस आ जाया जाता है। तो सिवाय पीटीआई में अभी तक हमने ये नहीं देखा। हम बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जी पीटीआई वाले भी जाएंगे, और सब जिनके नाम लिए थे वही सब ज्यादा डट के खड़े हो गए। दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। बट जो आप विंड ऑफ चेंज की बात करें तो मुझे तो इसमें कोई चीज नहीं लगता। मतलब ये तो हमारे यहाँ होता रहा है। नवाज शरीफ साहब के पहली दफा गए, नवाज शरीफ 2002 में गए थे, फिर वो 2008 में वापस आ गए, वो अब पिछले फिर 2019 में चले गए थे, आप 2022 में वो मुमकिन है कि वापस आ जाए। इसी तरह से आसिफ अली जरदारी साहब चले गए थे, आपको याद होगा यूसी बजा देने वाली बात पे, फिर वो 1.5 साल वो दुबई में रहे, फिर वो वापस आ जाए आगे। तो ये तो हमारे यहाँ चलता रहता है। मरियम साहबा कितने अरसे से खामोशी की, और कह लें जो भी कह लें नहीं कर पा रही थी, बहुत सारी चीजें करनी थी, अब वो कर लेंगी। अब आज जब इमरान खान साहब आज नहीं है, आज उनकी लड़ाई चल रही है, कल जब उनके मामला तय हो जाएंगे तो सब बड़ी बुक सब उसी तरह से सब चलने लगेगा। आज जो न्यूट्रल्स हैं कल वो न्यूट्रल होने पे फखर करेंगे। आज न्यूट्रल होने पे अगर वो उन पे तंज कर रहे हैं, सरकास्टिक में न्यूट्रल्स कह रहे हैं, कल वो उनको सीना चौड़ा करके न्यूट्रल्स कहेंगे। तो देयर इज नो विंड ऑफ चेंज। व्हाट डू आई थिंक, क्योंकि इसमें जो है एक साइकिल है व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ, द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जानना आपसे सर ये चाहता हूँ कि जब ज़ाहिर है आम बंदा बैठता है, बहुत सारे मसले मसाइल डिस्कस होते हैं, तो अवामी एक कंसर्न ये भी है कि जी हम भारत के साथ जब हमारी आज़ादी हुई, भारत भी मुश्किलात में था, इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तान भी मुश्किलात में था, फिर बांग्लादेश वाली एपिसोड हुई और हमारा सफ़र आगे पीछे करके जो है वो एक ट्रैक पर चल पड़ा। लेकिन आफ्टर अ ड्यू कोर्स ऑफ टाइम भारत और बांग्लादेश आज हमसे बहुत ज़्यादा लीड ले चुके हैं। ये मैं नहीं, बहुत सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स कहते हैं। पाकिस्तान की इस तनाज़ली की इक़्तिसादी एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह गवर्नमेंट्स जा रही हैं आ रही हैं, अगर म्यूज़िकल चेयर की टर्म यहाँ पे यूज़ की जाए, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द कंट्री, आउटसाइड द कंट्री भी जो है दे डोंट ट्रस्ट यू। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट और डिक्लाइन ऑफ इकॉनमी है, किसी एक को अगर मूलवे इल्ज़ाम ठहराना हो तो आप किसको ठहराएंगे सर फारूक साहब? 35 सालों में जो बुनियादी क्या है पाकिस्तान का, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। चाहे वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, की हुकूमत हो, फिर 3 साल आज हमने पीटीआई की हुकूमत देखी। बुनियादी ढांचे के अंदर जो डोमिनेटिंग प्लेयर्स हैं, जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, वो कार्टेल्स हैं। यानी कि अब पाकिस्तान के अंदर का एक बहुत बड़ा कार्टेल बन गया है। चीनी का कार्टेल बहुत पुराना चला आ रहा है, खाद का कार्टेल है, एक ऑटो मैन्युफैक्चरिंग जो कारें बनाने वाले हैं उन्होंने कार्टेल बना रखा है। इन कार्टेल्स को तोड़ने में कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हुई, जिसके नतीजे में हमारी जो इकॉनमी है वो मुकाबला नहीं कर सकती, वो कंपैरेटिव नहीं रही और वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाती। जब एक्सपोर्ट नहीं कर पाती और इंपोर्ट का जोर बहुत ज्यादा रहता है तो फिर वो जिस सब विशेष साइकिल का हम जिक्र करते हैं वो जो है वो हावी आ जाता है और उसी के तरफ फंसे रहते हैं। देखिए इस वक्त फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, इस वक्त मैं समझता हूँ जो 2 सबसे बड़े इशू और संगीन और खतरनाक इशू हैं, एक तो डॉलर का फुकदान है। यानी कि डॉलर इस वक्त जो है वो ना तो ओपन मार्केट में है और ना वो स्टेट बैंक के ज़खायर में है, ना वो इंटर बैंक में है। और महंगाई की आप सोचिए कि 47 साल का हमने कुछ हफ्ते पहले जो है वो रिकॉर्ड टूटा है। तो ऑन वी आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स सम सॉर्ट ऑफ अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी या हंगामी इक़दाम नहीं उठाए जाएंगे, ये मुसीबतें हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर जो बोझ है ये मैं समझता हूँ बढ़ता चला जाएगा।
देखिए, जो नेशनल फाइनेंस अवार्ड है वो मैं समझता हूँ कि वो सस्टेनेबल नहीं है। अगर आप 56% विफाकी हुकूमत के जो ज़खायर हैं, जो वसाइल हैं, वो उठा के सूबाई हुकूमतों को दे देंगे और उसके बाद सारा का सारा बोझ जो इंटरेस्ट पेमेंट्स का है, जो दिफा के अखराजात हैं, वो सारी विफाकी हुकूमत में रह जाएंगे, तो ये मॉडल सस्टेनेबल। इस साल हमें गंदम इंपोर्ट करनी होगी, कपास इंपोर्ट करनी होगी। देखिए, तजारत का आपने भी इंडिया का जिक्र किया। मैं समझता हूँ कि अगर तजारत हम हमसाया मुल्कों से नहीं खोल पाएंगे तो उसकी कोई रिलीफ, उसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान के अंदर रहने वालों। फिर बजट एडजस्टर्स की बड़ी सख्त जरूरत। 25-30 बिलियन डॉलर का यहाँ फ्लड के नतीजे में नुकसान हो गया है। अब हमें अपने बजटरी एलोकेशन जो है उसका रुख बदलना होगा, चाहे वो पीएमसी की शक्ल में हो या एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो सूबों के पास है उनकी शक्ल बदलनी होगी। तो हंगामी बुनियाद के ऊपर इकदाम नहीं उठाए जाते तो मुसीबतें मजीद बढ़ेंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हसन खावर साहब आपसे ये फरमाइएगा, लॉन्ग मार्च का बहुत जिक्र हो रहा है लेकिन उसकी तारीख नहीं आ रही। खान साहब कह रहे हैं कि मैंने 4-5 लोगों को बस अपने सर्कल में बताया लॉन्ग मार्च का मुकम्मल प्लान, क्योंकि हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी नहीं है लॉन्ग मार्च होना भी है या नहीं होना, क्योंकि लोगों ने तैयारियां करनी है। अहकामात भी हमने देखे ग्रास रूट लेवल तक आ चुके हैं, लेकिन ये सर होना कब है और उससे फ़ायदा क्या हासिल होगा, ये भी बताइएगा हसन साहब। हसन खावर साहब मुझे सुन पा रहे हैं? हसन खावर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ चाहता है। हमारे साथ मौजूद थे हसन खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। नादिया मिर्ज़ा साहबा ने हमें ज्वाइन किया था, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, एन एक्सपर्ट ऑन इकॉनमी। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हालात हाज़रा से यूँ ही आपको आगाह रखेंगे। अब तक इतना ही नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।